तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नहायत अहम मौजू के ऊपर, और वो है कि हम मैथमेटिक्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे हम मैथमेटिकल थ्योरम्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं और उनको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो दूसरे को समझ आ जाए। तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है स्टडी का, और ऊपर से गर्मी भी खूब पड़ रही है, और ऊपर से मज़ीद जुल्म ये करते हैं कुछ प्रोफेसर्स कि वो ये कहते हैं कि आपने जो कुछ सॉल्व किया है उसे वॉइस में रिकॉर्ड करके उसे एक्सप्लेन भी करें। जो भी थ्योरम्स वगैरह आपने हल किए होंगे उनकी वो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो उसमें मैंने नोट किया है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, मतलब वो डिफरेंट जो थ्योरम्स होते हैं उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी उनको बोल के नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या काम किया हुआ है। तो इस डिफ़िकल्टी को मैं एड्रेस करूँगा आज। तो जिस तरह से हम किसी से पूछें कि भैया आपने ईद के ऊपर क्या कुछ किया है, ठीक है, या कोई भी और वाक़या हम डेली लाइफ से रिलेटेड अगर पूछें तो वो हम बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर ख़ास तौर पे जब प्योर मैथमेटिक्स आती है तो उसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी होती है। तो उसकी बेसिक रीज़न तो यही है कि हम इतना उसके साथ आप कह सकते हैं कि हम इतना उसको जानते नहीं हैं, ठीक है, हमारा इतना उसके ऊपर एक्सपर्टीज़ नहीं होती, हमें आदत नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्सप्लेन करें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे अप्लाई होता है, तो आप बड़ी आसानी से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आपको इसके अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं इसको डिफ़ाइन करने में वो आपको ज़रा अच्छे से समझ है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो हम एक सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होती है उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, या सेकंड डिग्री हम अलजेब्रिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसकी जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 होती है। तो उसके जो रूट्स हमने फाइंड करने होते हैं, x की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। तो x की जो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की है वो ये है कि जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे किसी को तो आप ये सपोज़ करते हैं कि कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो अगले को, यानी जिसे भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसे कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज लाजमी हो, उसे पता हो कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, ठीक है। अगर उसे डिग्री का नहीं पता होगा तो उसे सेकंड डिग्री का कैसे समझ आएगा। तो हम ये कुछ उसमें सपोज करते हैं कि अगले को कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ों का नॉलेज होगा। फिर उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि हमें खुद डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप इसमें जोड़ना आना चाहिए। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं। दो मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम कैसे आप इसमें जोड़ सकते हैं, वो हम ऐसे जोड़ सकते हैं अगर हमें उनकी डेफिनेशंस का पता हो। तो प्योर मैथ के अंदर सिर्फ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जो प्योर मैथ के अंदर थ्योरम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट आप कह सकते हैं कि अगर आप उसमें हल्की सी भी मिस्टेक कर दें, इसकी जगह पे अगर हम उसमें आर लिख दें तो वो पूरा थ्योरम जो होता है वो गलत हो जाता है। तो चलें इसको देखते हैं कि कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता सकूँ, कुछ ऐसी चीज़ें गाइड कर सकूँ जिसके बाद आप ज़्यादा अच्छे तरीके से थ्योरम्स को एक्सप्लेन कर सकें। तो जब भी हमें कोई ज़ुबान सीखनी पड़ती है तो हमें सबसे पहले उस लैंग्वेज की जो ग्रामर होती है वो सिखाई जाती है, ठीक है। उसके ग्रामर के जो रूल्स होते हैं हमें वो सिखाए जाते हैं, और उसके बाद फिर हमें उस लैंग्वेज के अंदर कुछ नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, इन चीज़ों का बताया जाता है। तो इसी तरह से मैथमेटिकल ग्रामर के अंदर भी कुछ चीज़ें शामिल हैं, और जिसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है जिसे मैं कहूँगा वो लॉजिकल हम इसको कह सकते हैं लॉजिकल रूल्स कह सकते हैं इसे। लॉजिकल रूल्स के अंदर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं।
ठीक है। तो लॉजिकल रूल्स हमें ये बताते हैं कि और का क्या मतलब है, एंड का क्या मतलब है, इसके अलावा इम्प्लाइज का क्या मतलब है, कंट्राडिक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सो ऑन। तो ये जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, और एंड, इम्प्लाइज या ये कंट्राडिक्शंस, ये कुछ टोटोलॉजीज़, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, वो कंट्राडिक्शंस होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स टोटोलॉजीज़ होती हैं। तो लॉजिकल रूल्स जो होते हैं, ठीक है, ये मैथ के अंदर यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आते हैं, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू -2। तो हम इनके दरमियान क्या रखते हैं, और, ठीक है। और का क्या मतलब होता है, और का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x -2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन होगी। अब जो भी हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके सोल्यूशन x इक्वल टू 2 भी हो सकता है और x इक्वल टू -2 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई एंड लगा दे, ठीक है, तो एंड लगाने का क्या मतलब होगा कि इन दोनों का सोल्यूशन होना लाजमी है। अगर इन दोनों में से हम कोई एक भी इसके अंदर पुट करते हैं तो ये जो आंसर है ये 0 के इक्वल नहीं आता, जो कि गलत चीज़ है। अगर हम x इक्वल 2 पुट करें तब भी ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा केस था, बहुत सिंपल सा केस था। प्योर मैथ के अंदर ये जो लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, ठीक है, इम्प्लाइज, ठीक है, इस तरह से शो करते हैं, ठीक है, एंड और हम इसी तरह से लिख देते हैं। इसके अलावा तो इनकी जो पहचान है, ठीक है, वो होना ज़रूरी है। और अगर इम्प्लाइज इस तरह से हो हमारे पास, जिसे हम इफ़ एंड ओनली इफ कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो अगर ए इम्प्लाइज बी है और बी इम्प्लाई करे ए को, तो हम उसको इस तरह से लिख देते हैं, ए इफ़ एंड ओनली इफ़ बी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है, कि आपको जो ये सब हैं लॉजिकल रूल्स एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, ये मैथ की ग्रामर है, ठीक है, इसके बगैर मैथ जो है वो नहीं चल सकता। जो मैथ के जो सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है वो इनके बगैर पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। इनमें हमारे पास एक है देयर एग्जिस्ट और दूसरा है फॉर ऑल। ये दोनों क्वांटिफायर्स जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर होल्ड करती है, तो हम क्या कहेंगे कि दैट प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज उस प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं पी, कि दैट प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सम सेट एस। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी पी है ये इन तमाम एलिमेंट्स, एस के जितने एलिमेंट्स हैं तमाम के ऊपर ये होल्ड कर रही है। तो देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल से बिल्कुल इसके ऑपोजिट सेंस है। देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट, इसको अगर हम देयर एग्जिस्ट पी होल्ड्स फॉर सम एक्स, इसको हम फॉर सम एक्स भी कह सकते हैं बिलोंगिंग टू एस, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंगिंग टू एस फॉर विच पी होल्ड्स। पी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। तो जब भी हम, ठीक है, प्योर मैथ को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्योर मैथ की जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपने कमांड हासिल करनी है तो आपको इन क्वांटिफायर्स का और इनमें जो फ़र्क है वो आपको बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे
एक स्टेटमेंट है जो कहती है कि हमारे पास लेट्स सपोज n स्क्वायर is always greater than 0 for all n belonging to complex number। तो for all n belonging to complex number वो कहता है कि n स्क्वायर हमेशा greater than 0 होगा। अब आपने इसको डिसप्रूव करना है, तो वो कह रहा है कि for all n belonging to c। अगर for all n belonging to c ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसको हम डिसप्रूव कैसे कर सकते हैं? अगर हम एक भी ऐसा देयर एग्जिस्ट इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैट देयर एग्जिस्ट सम n बार बिलोंगिंग टू c, कि कोई एक n बार मौजूद हो c के अंदर सच दैट n बार का स्क्वायर लेस दैन 0 हो जाए, ठीक है, लेस दैन 0 हो जाए, कुछ और हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए। इक्वल टू 0 तो हम उसको नहीं डील करते, ठीक है, वो तो n इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। लेकिन तो अगर किसी के ऊपर कोई ऐसा नंबर हमें मिल जाता है, कोई एक ऐसा नंबर, क्योंकि ये स्टेटमेंट होल्ड कर रही है, उसने कहा है फॉर ऑल। फॉर ऑल से मुराद ये है कि हमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है। अगर हमें ऐसा कोई नंबर मिल जाता है तो ये जो थ्योरम है, ठीक है, ये डिस्प्रूव हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं एक नंबर चूज़ कर लेता हूँ आयोटा। अगर हम आयोटा का स्क्वायर करें तो इक्वल टू होता है -1 के, विच इज़ लेस दैन 0। अब मुझे कोई और नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट थी ये थी फॉर ऑल, ठीक है, और ये फॉर ऑल के लिए ट्रू नहीं करती। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं जिनका हम स्क्वायर करें तो उनका आंसर लेस दैन 0 हो जाता है। तो दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसी तरह से आप यानी कि प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को। डिसप्रूव करने में आपको बड़ी आसानी होगी अगर आप इनका जो किरदार है वो अच्छे तरीके से समझ लें। इसके बाद जो तीसरी अहम चीज़ है वो है डेफिनेशंस। मेरे ख्याल में अगर आपको डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर हों, डेफिनेशंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो, तो आप बहुत इजीली किसी भी मैथ के थ्योरम को या मैथ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो अपने वर्ड्स के अंदर। यानी आप उसे उर्दू में भी बड़ी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो डेफिनेशंस जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है, तो उसके अंदर डिग्री की डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट डेफिनेशंस को जोड़ के डिफरेंट मज़ीद आके डेफिनेशंस बनाई जाती हैं। अब डेफिनेशंस, ठीक है, तो ये 3 हमारे पास, इसकी ये थर्ड कंडीशन कैटेगरी है। इसको आप समझना, ये हमारी जो मैथ की लैंग्वेज है उसमें ये नाउन की हैसियत रखता है। तो डेफिनेशन के तौर पे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। लेट्स सपोज इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि लेट्स सपोज कोई एक्स हमारे पास सेट है, ठीक है, ए जो है इस सेट का सबसेट है, और हमारे पास कोई टोपोलॉजी डिफाइंड है टा इस एक्स के ऊपर। टा के अंदर सारे सेट्स होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं। तो ए का कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज स्मॉल ए, ये ए का कोई पॉइंट है। अगर तो ये स्मॉल ए, ठीक है, हम इसे कहेंगे कि ये ए का इंटीरियर पॉइंट बन रहा है। कब? अगर कोई हमारे पास यहाँ पे ओपन सेट मौजूद हो यू, ये ओपन सेट ऐसा होना चाहिए कि ये सबसेट किसका हो, ए का, ठीक है। ये पॉइंट ए का इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा? अगर हमारे पास कोई एक ओपन सेट मौजूद हो जो ए का सबसेट हो और उस ओपन सेट के अंदर ये ए मौजूद हो। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कोई सेट ले लेता हूँ ए, ठीक है, और ये जो कैपिटल ए है ये कोई सेट है ABCD, आप इसे ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ये ए जो है इस ओपन सेट के अंदर मौजूद है और ये जो ओपन सेट है ये इस ए का सबसेट है, ठीक है। लेट्स सपोज ए जो है हमारे पास वो है ABCD।
तो इस सूरत में हम कहेंगे जो ए है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए के इंटीरियर से। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो डेफिनेशन हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर हमारे पास होता है देयर एक्सिस्ट सम यू इन टा। इसमें ये देयर एग्जिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनके अंदर ए मौजूद हो। जैसे यहाँ पे मैं ये और ओपन सेट ले लेता हूँ, ठीक है, ए कोमा बी, इसी टोपोलॉजी के अंदर ये ए कोमा बी देखें, ए का भी सबसेट है और इसके अंदर ए भी मौजूद है, तो ए मौजूद है इसके अंदर, ठीक है, और ये जो है ये ए का सबसेट भी है। तो इसका मतलब हुआ कि एक और ओपन सेट भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन जितने भी हों कम से कम एक होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे फॉर ऑल आ जाता तो फिर इसकी सारी सिचुएशन ही चेंज हो जानी थी। फिर हमें जितने ओपन सेट है थे, ठीक है, मिसाल तो ये भी है, ये भी है, जिनके अंदर ए मौजूद है, हमें ये चेक करना पड़ना था कि वो जो तमाम के तमाम ओपन सेट हैं वो इस ए के सबसेट्स हों। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, मैथ को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप ने चीज़ों को किस तरीके से देखना है, ठीक है। सबसे पहले लॉजिकल जो ऑपरेशंस हैं उनका ध्यान रखना है, और एंड इम्प्लाइज, ठीक है। कभी कभी इस तरह से होता है कि ए तो इम्प्लाइज करता है बी को, लेकिन बी इम्प्लाई नहीं करता ए को, ठीक है, जिससे हम कहते हैं कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे थ्योरम्स होते हैं तो उसमें ए तो इम्प्लाई कर रहा होता है बी को, लेकिन बी इम्प्लाई नहीं कर रहा होता ए को, ठीक है। तो जो इम्प्लाइज है एक लॉजिकल ऑपरेशन है, ठीक है। इसी तरह से हमें पता होना चाहिए कंट्राडिक्शन क्या होता है, ठीक है। और लॉजिकल जो रूल्स हैं उसके बाद आ जाते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स का आपको पता होना चाहिए, फॉर ऑल का क्या मतलब है, देयर एग्जिस्ट का क्या मतलब है, और जो तीसरी चीज़ है वो है डेफिनेशन। तो जब आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर आप फोकस करोगे, ठीक है, आप इन तीनों इनकी प्रैक्टिस करोगे, इनको ज़रा गौर से आप जब स्टडी करोगे तो जो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की जो आपकी एक कैपेबिलिटी होगी वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी।